पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ में एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट जो है वो हम कुछ एक नियमों के आधार पे करेंगे, कुछ एक बिंदुओं के आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वास्तव में क्या होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कर्ता का क्रिया के साथ समझौता, कर्ता का क्रिया के साथ समझौता या कर्ता का क्रिया के साथ में सामंजस्य, कर्ता का क्रिया के साथ में सामंजस्य। अब जब कर्ता का क्रिया के साथ में समझौता या कर्ता का क्रिया के साथ में सामंजस्य जब किया जाता है तो वो सामंजस्य किया जाता है कर्ता के नंबर का, कर्ता के नंबर का क्रिया के साथ में समझौता किया जाता है। उसी समझौते को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है, उसी समझौते को एग्रीमेंट कहा जाता है। या कई बार करते हैं अपने क्रिया का कर्ता के नंबर के साथ साथ में उसका पर्सन यानी उसका पुरुष। कर्ता किस पुरुष में है, कर्ता किस नंबर में है, क्रिया किस नंबर में है, क्रिया किस पुरुष की आएगी, यही चीज जो होती है वो कहलाती है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का नंबर क्या होगा, सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से क्रिया का पर्सन क्या होगा, ये जो चीजें हैं वो डिपेंड करती हैं कर्ता के ऊपर और क्रिया के ऊपर, कर्ता के ऊपर और क्रिया के ऊपर। अब यही कर्ता और क्रिया का जो समझौता है वही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कि जी सब्जेक्ट वर्ब और कर्ता, सब्जेक्ट वर्ब का जी कर्ता क्रिया, इनका आपस में समझौता तालमेल बैठाएं कैसे, हमें दो बातें ध्यान रखनी होती हैं। उसके लिए हमें दो बातें ध्यान रखनी होती हैं जिसमें नंबर एक कि सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का नंबर होना चाहिए, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का भी नंबर होना चाहिए। ये सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता, नंबर यानी आपकी संख्या, नंबर आपकी यानी संख्या, और संख्या को कहें कि जी हम इसको क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। क्या कहते हैं कि जी इसको हम वचन कहते हैं। तो जिस प्रकार का आपका सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार का आपका क्या होगा, वर्ब का भी नंबर होगा। यानी जिस प्रकार सब्जेक्ट का नंबर है उसी प्रकार आपका क्या नंबर होगा, वर्ब का नंबर होगा। दूसरा इसका जो बिंदु होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर दो ही बिंदुओं का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है कि इनके आधार पर हमें क्या करना है, इनके आधार पर हमें क्या करना है, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में सामंजस्य बैठाना है। तो दूसरा जो होता है वो होता है सब्जेक्ट का पर्सन, सब्जेक्ट का पर्सन यानी कि सब्जेक्ट का पुरुष, सब्जेक्ट का पुरुष। किसी सब्जेक्ट का पुरुष क्या है और उस सब्जेक्ट के पुरुष के अकॉर्डिंग, उस सब्जेक्ट के पुरुष के अकॉर्डिंग, उस सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, उस सब्जेक्ट के पर्सन के अंतर्गत उस सब्जेक्ट के लिए वर्ब का पर्सन आएगा। उस सब्जेक्ट का पर्सन क्या है उसके अकॉर्डिंग, उसके अंतर्गत, उसके हिसाब से ही वर्ब का पर्सन आता है। यानी कि हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं। उन दो चीजों के अंदर सबसे पहली चीज कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है, उस सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का भी नंबर होगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें हम इसको, एक उदाहरण के द्वारा हम देखें इसको। तो ए डॉग इज बार्किंग, ए डॉग इज बार्किंग। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं
फिर थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ए डॉग इज बार्किंग, टू डॉग्स आर बार्किंग। ए डॉग इज बार्किंग, टू डॉग्स आर बार्किंग। हमने बात की सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वर्ब का नंबर होना चाहिए। यहाँ लगाया ए, आगे लिखा हुआ है डॉग, यानी आपके ए के अकॉर्डिंग डॉग जो है वो एक वचन हुआ, यानी आपका कर्ता जो है वो सिंगुलर हुआ, और उसी सिंगुलर के अनुसार आपने वर्ब का भी प्रयोग किया कि जिसमें क्या आएगा, कि जिसमें इज आएगा। आपने प्रयोग किया इज का, किसके साथ में, डॉग के साथ में। डॉग के साथ में आपने प्रयोग किया किसका, इज का। इज का प्रयोग किया क्यों, कि जी हमारा नंबर जो था, हमारा जो कर्ता था, हमारा सब्जेक्ट जो था वो सिंगुलर था, उसका जो वचन था वो एक वचन था, वो सिंगुलर था, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, कि जी का प्रयोग कर दिया। अब जब हम बात करते हैं कि जी सब्जेक्ट जो हमारा है वो अगर बहुवचन है, यानी आपका प्लूरल है, कैसा है, प्लूरल है, तो उस प्लूरल को दिखाने के लिए हमने क्या लगाया कि जी यहाँ लिखा हुआ था टू डॉग्स। अब जब टू आया और जब डॉग्स आया, इसका मतलब हुआ कि जो डॉग्स हुआ वो बहुवचन हुआ, और बहुवचन के हिसाब से, प्लूरल के हिसाब से हमने अपनी वर्ब को भी चेंज कर दिया, और वर्ब हमने यहाँ यूज की, वर्ब हमने यूज की कौन सी, आर। कौन सी यूज की, आर। अब देखिए आर शब्द जो है वो एक वर्ब, इज शब्द जो है वो भी एक वर्ब। वाक्य दोनों एक जैसे हैं, एक में हमने आर लगाया है, एक में हमने इज लगाया है। वही बार्किंग इसमें है, वही बार्किंग इसमें है, वही डॉग इसमें है, वही डॉग इसमें है, परंतु इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। इन दोनों में अंतर को देखने के लिए एक चीज देखनी पड़ेगी कि जी एक जो वाक्य था उसमें लिखा हुआ था ए डॉग, लिखा हुआ था ए डॉग, जबकि दूसरा जो वाक्य लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था टू डॉग्स। तो जैसे ही आपके इस कर्ता ने यहाँ अपना रूप परिवर्तित किया, यहाँ वो एक वचन में था, यहाँ आते ही वो बहुवचन में परिवर्तित हो गया, प्लूरल बन गया। उस प्लूरल बनने की वजह से वो जो आपका सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट अब एक वचन न रहकर क्या हो गया, बहुवचन हो गया। और उस बहुवचन की वजह से ही हमने यहाँ इज न लगाकर क्या लगा दिया, आर लगा दिया। कि जी यहाँ आपने इज क्यों लगा दिया, कि जी यहाँ एक डॉग था इसलिए हमने प्रयोग किया किसका, इज का। इसके दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग आपके वर्ब का पर्सन होना चाहिए। कि जी सब्जेक्ट का जो पर्सन है वही क्या होना चाहिए, आपके वर्ब का पर्सन होना चाहिए। तो मैं यहाँ एक आपके सामने एक उदाहरण लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ कि जी आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, और एक उदाहरण लिखता हूँ ही इज ईटिंग। हमने दो वाक्य लिखे, एक वाक्य लिखा आई एम ईटिंग, एक वाक्य लिखा ही इज ईटिंग। यानी हमने जो दूसरा रूल किया कि जी पर्सन, कि जी पर्सन क्या होता है, पर्सन एक वाक्य का कर्ता जो है उसका पुरुष कैसा है, उसका पुरुष कैसा है। अब आपकी जो क्रिया है वो उस पुरुष पर भी डिपेंड करती है। किसी पुरुष के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, देखो इस वाक्य में आपका कर्ता जो था, आपका सब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट था आई, वो सब्जेक्ट था आई। दूसरा वाक्य जो है उस वाक्य के अंदर आपका जो कर्ता था, आपका जो सब्जेक्ट था वो है ही। देखिए हम यहाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ यहाँ कि मैं यहाँ इस लेक्चर के अंदर, इस आपके टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा तो नहीं पर बहुत ऐसे मान लें अपने भी लगभग अपने हिंदी के शब्दों का भी मैं साथ साथ में प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से मेरे जो विद्वान साथी सामने मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो मेरे साथी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका किसी टाइम, एक टाइम ऐसा था जब उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी और उस अंग्रेजी पढ़ने के बाद में कुछ समय के लिए उन्होंने अंग्रेजी को एक टाइम के लिए छोड़ दिया, एक लंबे समय के लिए छोड़ दिया, की ज़रूरत पड़ी तो आज हम उस अंग्रेजी को दोबारा पढ़ रहे हैं। तो कुछ एक विद्वान साथी ऐसे भी हैं जिनको अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ उनको आज भी नहीं पता कि जी अंग्रेजी में पर्सन क्या होता है,
एग्रीमेंट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। इसीलिए मैं हिंदी शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा, अंग्रेजी समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। इसीलिए सब्जेक्ट यानी आपका कर्ता, वर्ब, पर्सन, इन शब्दों के साथ साथ मैं हिंदी का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आप लोग भली बातें इस चीज़ को जान लें कि जी पर्सन इस चीज़ को कहते हैं, वर्ब इस चीज़ को कहते हैं। सभी जानते हैं वर्ब क्या होती है, सभी जानते हैं पर्सन क्या होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी तबके से हैं, अंग्रेजी तबके से नहीं हैं। उन लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, इसीलिए हिंदी शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहा हूँ। हमने अभी एक बात की कि जिसका पर्सन, देखिए आई जो होता है वो हिंदी के अकॉर्डिंग या अपनी अंग्रेजी भाषा के अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं फर्स्ट पर्सन के अंदर। किसको लेते हैं? आई को लेते हैं फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। आई को लेते हैं फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग का जी फर्स्ट पर्सन, जिसको हम हिंदी भाषा में प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं, जिसको अपने हिंदी में प्रथम पुरुष के नाम से जानते हैं। और जब ये प्रथम पुरुष इस वर्ब के साथ में, यानी आपकी जो ये हेल्पिंग वर्ब जिसको हम बोलते हैं, एचवी जिसको बोलते हैं हम, जिसको ऑक्सिलरीज वर्ब बोलते हैं, इस वर्ब के साथ में जब आई सब्जेक्ट का वर्ब प्रयोग किया जाता है, एम के साथ में हमेशा आई का प्रयोग किया जाता है। ये एम आई के साथ में आया, जी आई एम के साथ में आया, ही के साथ में इज आया, ही के साथ में आर क्यों नहीं आया? यही चीज़ हमने जो दूसरा नियम पढ़ा अपना, सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का पर्सन होना चाहिए, उसी चीज़ को इंगित करती है ये कि ही जो है वो आपका थर्ड पर्सन हुआ और उस थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग किया जाएगा। आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन हुआ, उस फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग हम एम का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार कोई और सब्जेक्ट होता तो उसके साथ में उसका पर्सन जिस प्रकार का होता उसी प्रकार की हम वर्ब का यूज यहाँ करते। तो नियम के अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में वर्ब यूज की जाएगी सिंगुलर। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में आपकी वर्ब यूज की जाएगी सिंगुलर। दूसरा है कि यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब यूज की जाएगी प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट केवल इन दो नियमों पे डिपेंड करती है। यही दो नियम जो है वो आगे जाके अपने और बहुत सारे नियमों पे बढ़ जाते हैं, परंतु प्राथमिक जो है, पहली जो बात है अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, वो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। कि अभी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वर्ब आएगी सिंगुलर, कभी प्लूरल सब्जेक्ट हुआ वर्ब आएगी प्लूरल। इन्हीं दो नियमों के ऊपर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिपेंड करता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिपेंड करता है इन्हीं दो नियमों के ऊपर। अभी बात हमने की कि जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा डिपेंड करता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब। परंतु देखिए पहली बात, कई बार हम वाक्य में ये नहीं पहचान पाते कि हमारे मूल वाक्य का सब्जेक्ट कैसा है। कई बार हम नहीं पहचान पाते कि हमारे मूल वाक्य का सब्जेक्ट कैसा है। यानी हम इन दो वाक्यों को, इन दो बातों पे बार बार में जोर दे रहे हैं कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगर आपको पता ही ना चले कि जी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर आपको पता ही ना चले कि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तब आप क्या करेंगे? तो देखिए पहला नियम क्या हो जाता है? पहला नियम हो जाता है कि जी कई बार हमें पता नहीं चलता कि मूल वाक्य जो है उसका सब्जेक्ट कैसा है, उसका सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। दूसरी बात, कई बार सब्जेक्ट का पता चलने पर भी नंबर तथा पर्सन का पता नहीं चलता। कई बार सब्जेक्ट का पता चल जाता है कि जी ये सब्जेक्ट प्लूरल है या सब्जेक्ट
सिंगुलर है, परंतु फिर भी हमें उसके नंबर या प्रश्न का पता नहीं चलता है। हमें सब्जेक्ट पता चला, उसके नंबर और प्रश्न के बारे में हमें कई बार पता नहीं चलता है। जैसे अपने एक वाक्य लेके देखें, दी गर्ल्स ऑफ दिस हाउस, द गर्ल्स ऑफ दिस हाउस, द गर्ल्स ऑफ दिस हाउस इज सिंसियर, द गर्ल्स ऑफ दिस हाउस इज सिंसियर। एक मैं यहाँ लूँ, द गर्ल्स ऑफ दिस हाउस आर सिंसियर। हमने दो प्रकार के वाक्य लिखे यहाँ, द गर्ल्स ऑफ दिस हाउस इज सिंसियर, द गर्ल्स ऑफ दिस हाउस आर सिंसियर। अब सब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट का पता चला। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? देखिए, दिस हाउस, दिस हाउस सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, दिस हाउस यह मकान या इस मकान, यह मकान या इस मकान। हम सभी जानते हैं कि कोई एक ऐसी संज्ञा, कोई एक ऐसा नाउन जो कि किससे संबंधित है? किसी स्थान से संबंधित है। ये एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। ये एक प्लूरल वर्ब का या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ऐसे नहीं कर सकते। अब जब हमें पता है कि ये जो दिस हाउस है ये इस वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, ये दिस हाउस इस वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, हमें पता है कि ये जो सब्जेक्ट है ये दी गर्ल्स या इस वाक्य में दी गर्ल्स, क्यों? क्योंकि सिंसियर जो है वो यहाँ दिस हाउस नहीं है, सिंसियर जो है वो यहाँ गर्ल्स हैं। सिंसियर यहाँ दिस हाउस नहीं है, सिंसियर यहाँ दी गर्ल्स हैं। तो अब हमें पता है कि इस वाक्य में दी गर्ल्स या दी गर्ल्स ये जो चीज है ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का पता चला, परंतु उसके नंबर या प्रश्न का हमें पता नहीं चला कि ये नंबर कौन सा है। यहाँ तो गर्ल्स लिखा हुआ है, परंतु यहाँ क्या लिखा हुआ है? दिस हाउस। यहाँ तो गर्ल्स लिखा हुआ है, हमें कई बार पता लग गया कि ये बहुवचन है, ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, परंतु आगे इसके दिस हाउस लगा। इस दिस हाउस की वजह से हम ये नहीं पहचान पा रहे कि अब इस वाक्य का सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग लिया जाए या इसको सब्जेक्ट लिया जाए। सभी लोग जानते हैं कि कोई कर्ता है, कोई सब्जेक्ट है, वो कोई सजीव संज्ञा हो सकती है। दी गर्ल्स यहाँ सब्जेक्ट है, दी गर्ल्स यहाँ सब्जेक्ट है। ये वाक्य जो है इसमें इज का प्रयोग किया गया, इस वाक्य में आर का प्रयोग किया गया। तो देखिए इस वाक्य में दी गर्ल्स ऑफ दिस हाउस यानी लड़कियां इस घर की, लड़कियां इस घर की आर सिंसियर, है ना। तो ये जो वाक्य है इस वाक्य में ये जो आर का प्रयोग किया गया है ये आपका ग्रामर के रूप से या हम ये क्या कहें व्याकरणिक कोटि के अनुसार यानी ग्रामेटिकली जिसको अपने शुद्ध कहें, बिल्कुल राइट कहें, करेक्ट कहें, वो आर का प्रयोग होगा, यहाँ इज का प्रयोग नहीं होगा। तो कई बार यानी हमने गर्ल्स इस दिस हाउस के हिसाब से हमको पता तो लगा भी गर्ल्स है, सब्जेक्ट हमारा गर्ल्स है, परंतु हमने इसको दिस हाउस समझा और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रयोग किसका कर दिया? इज का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? इज का, जो कि आपके लिए बिल्कुल गलत है, जबकि यहाँ वाक्य में प्रयोग होना चाहिए था किसका? आर का प्रयोग होना चाहिए था। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी वाक्य में आपको कई बार सब्जेक्ट का पता चल जाता है, परंतु सब्जेक्ट का पता चलने के बावजूद भी हमें ये नहीं पता चलता कि उस वाक्य में वास्तविक कर्ता क्या है, वास्तविक नंबर क्या है, वास्तविक उसका वचन क्या है, उसका पर्सन क्या है, ये चीज़ें हमें उससे पता नहीं चलती हैं। अपना जो अगला बिंदु है वो है दी वर्ब्स एग्री विद दी सब्जेक्ट, विद दी सब्जेक्ट यानी वो वर्ब्स, वो क्रियाएं जो डिपेंड करती हैं, वो वर्ब्स जो डिपेंड करती हैं किसके साथ में? आपके सब्जेक्ट के साथ में। दी वर्ब्स एग्री विद दी सब्जेक्ट, दी वर्ब्स एग्री विद दी सब्जेक्ट्स की क्रियाएं जो कि सहमत होती हैं अपने कर्ता के साथ में, सहमत होती हैं अपने कर्ता के साथ में। और ये जो वर्ब्स हैं ये वर्ब्स होती हैं दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की।
क्रियाएं, वर्ब्स जो एग्री करती हैं, सहमत होती हैं किसके साथ में, अपने सब्जेक्ट के साथ में, अपने सब्जेक्ट के साथ में। जैसा कि हमने अभी प्रयोग किया कि एक में हमने इज लगाया, एक में हमने आर लगाया। तो ये कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि डिपेंड करती हैं कि उसका सब्जेक्ट किस प्रकार का है। कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जो कर्ता पर निर्भर नहीं करती कि उसका कर्ता कुछ भी है, वो डिपेंड उसके ऊपर नहीं करती हैं। तो इस नंबर के अंदर यानी इस बिंदु के अंदर जब हम पहली बात करते हैं तो पहली बात होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर। पहली बात होती है अपनी ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर। किसी वर्ब कौन सी, किसी ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सी, किसी ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐसी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब ऐसी वर्ब है जो डिपेंड करती है किसके ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर, कि वो निर्भर करती हैं कि उनका सब्जेक्ट कैसा है। वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चलती हैं, वो अपने कर्ता के अनुसार चलती हैं कि जैसा उनका कर्ता है उसी नंबर के ऊपर, उसी पर्सन के ऊपर वो डिपेंड करती हैं। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये आगे डिवाइड हो जाती है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। यानी ऑक्सिलरी वर्ब जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, या हम इन्हें कई बार एचवी के नाम से भी जाना करते हैं। कई बार हम इन्हें एचवी के नाम से, यानी हेल्पिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इस नाम से भी हम इन क्रियाओं को, इन वर्ब्स को जानते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो डिपेंड करती है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, निर्भर करती है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, यानी जिसका दूसरा नाम हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और वो हेल्पिंग वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, वो आगे 3 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, जिसमें पहला पार्ट जो आता है आपका वो आता है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब्स। पहला पार्ट आता है आपका प्राइमरी वर्ब्स। और इस प्राइमरी वर्ब्स के अंदर, इस प्राइमरी वर्ब्स के अंदर हम प्राइमरी वर्ब्स को आगे फिर 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें एक शब्द हम प्राय लिखा करते हैं बी, कि जी ये बी की फॉर्म में होती हैं, कि जी ये बी की फॉर्म में होती हैं। और इस बी की फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इज, आर, एम, इज, आर, एम, वाज, वर। जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं, जब हम सहायक क्रियाओं की बात करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो आगे डिवाइड हो जाती हैं, जिसमें पहला नंबर आता है अपने बी की फॉर्मों का। बी की फॉर्म में हम नाम लिखते हैं इज, आर, एम, वाज, वर। उसके बाद में हम बात करते हैं डू की फॉर्मों का, कि जी डू की फॉर्म, तो डू के लिए हम प्राय लिखा करते हैं डू, डज और डिड, डू, डज और डिड। यानी हम जब ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी वर्ब की जब बात करते हैं, तो उस प्राइमरी वर्ब के अंदर हम सबसे पहले बी की फॉर्मों की बात करते हैं, उसके बाद में हम डू की फॉर्मों की बात करते हैं, और उसके बाद में हम एक 3 नंबर और वर्ब जो होती है उसका प्रयोग करते हैं। प्राय हम लिखा करते हैं, हैव शब्द लिखा करते हैं। वो हैव शब्द जो है, वो हैव शब्द जो है वो 3 प्रकार की फॉर्म बनाया करता है, हैज, हैव और हैड। हम ऑक्सिलरी वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की जब बात किया करते हैं तो हमारे पास में 3 प्रकार की वर्ब निकल के आती हैं। और वो ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसमें पहला पार्ट जो आता है आपका, उसमें प्राइमरी पार्ट आता है। और प्राइमरी पार्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें पार्ट निकल कर आता है हमारा बी, जिसमें हम इज, आर, एम, वाज, वर की बात करते हैं। दूसरा जो पार्ट निकल कर आता है उसकी बात करते हैं हम जब उसको, तो डू के नाम से जानते हैं। डू की जो फॉर्म में निकलती हैं तो डू, डज, डिड के रूप में निकलती हैं। उसके बाद में हम हैज या हैव की बात करते हैं तो वो फॉर्म में निकलती है हैज, हैव या हैड। ये 3 प्रकार की फॉर्में जो हैं वो प्राय हम ऑक्सिलरी वर्ब के प्राइमरी वर्ब में इनका नाम लिखा करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के प्राइमरी वर्ब्स के अंदर हम नाम लिखा करते हैं 3 प्रकार की वर्ब्स का, जिनके अंदर हम इज, आर, एम, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड इनका प्रयोग प्राय किया करते हैं। और इसके बाद में हम एक चीज और लिखा करते हैं प्राइमरी वर्ब के अंदर, मॉडल्स। क्या नाम लिखते हैं? मॉडल्स। मॉडल
अपने आप में एक यूनिक है, अपने आप में एक अलग चीज है, अपने आप में एक अलग चीज है। जैसे कि अपने बात करते हैं जॉन अब्राहम, जैसे कि अपनी बात करते हैं जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम बॉम्बे के अंदर, जॉन अब्राहम मुंबई के अंदर शूटिंग कर रहा है, और यदि वो यहाँ हमारे पास जहाँ हम पढ़ रहे हैं हमारे सेंटर के अंदर आता है, हमारे इस YouTube चैनल पर आता है या हमारे इस चैनल पर आता है, अतुल्य RS के अंदर अगर आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके साथ में इंटरेक्शन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके पास में जाएं। और प्राय हम देखा भी करते हैं कि जब इस प्रकार के लोग जो कि अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, जो कि अपने आप में एक सेलिब्रिटी हैं, जब ये सेलिब्रिटी हमारे पास आया करते हैं तो हम प्राय इनके पास में खुद जाया करते हैं, खुद इनसे ऑटोग्राफ लिया करते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों में कुछ विशेष बात होती है, इन लोगों में कुछ विशेष बातें होती है। उसी प्रकार हम एक शब्द लिख रहे हैं यहाँ मॉडल, हम शब्द लिख रहे हैं एक मॉडल। यही मॉडल जो है इस जॉन अब्राहम के अंदर है, क्योंकि इसको प्राय एक नाम दे दिया जाता है कि जी ये एक मॉडल है। और जो मॉडल होते हैं वो अपने आप में विशेष होते हैं। हम उन लोगों के पास में जाते हैं, हम लोग उनसे आकर्षित होते हैं। यही वजह है कि ये जो मॉडल शब्द हमने लिखा है, इस मॉडल शब्द पर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे थे कि जी जो वर्ब सब्जेक्ट से एग्री होती हैं, जो सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं, जो सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं, उनके अंदर हमने एक नाम लिखा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर हमने एक शब्द लिखा कि जी प्राइमरी वर्ब। उन प्राइमरी वर्ब के अंदर हमने कहा कि इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। इन वर्ब्स को जब आप लिखेंगे तो ये वर्ब्स प्रभावित होती हैं सब्जेक्ट से, प्रभावित होती हैं ये सब्जेक्ट से। जैसा इनका सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये आएंगी। परंतु हम बात करते हैं उसी टॉपिक में, उसी बिंदु पर एक शब्द और लिखा हमने मॉडल। मॉडल एक ऐसा बिंदु है, मॉडल एक ऐसी, हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं तो मॉडल एक ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती। इसके लिए किसी प्रकार के सब्जेक्ट रूल का प्रयोग नहीं किया जाता, इसके लिए किसी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हम केवल जैसा आपका सब्जेक्ट है उसके साथ में हम जैसी चाहे मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के हमें एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की हमें एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है। ना हमें एग्रीमेंट की आवश्यकता है, ना हमें ये देखने की आवश्यकता है कि इसका सब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मैं मॉडल लगाऊं, उसका नंबर क्या है, सब्जेक्ट का वचन क्या है, सब्जेक्ट का पर्सन क्या है, सब्जेक्ट हमारा किस प्रकार का है। तो मॉडल्स का जो प्रयोग है वो हम बिना किसी सब्जेक्ट की अनिवार्यता के, बिना किसी रूल की अनिवार्यता के अपने मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। मॉडल के बाद में जब हम बात करते हैं तो मॉडल के बाद में जब अपने बात करते हैं कि जी मॉडल जो होती हैं वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती, मॉडल जो होती हैं वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती। तो कि जी सब्जेक्ट से प्रभावित क्या होती है, सब्जेक्ट से प्रभावित क्या होती है। तो देखिए प्राय आपको अभी एक चीज बताई कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो प्रभावित होती हैं आपके सब्जेक्ट से, वो प्रभावित होती हैं आपके सब्जेक्ट से, वो प्रभावित होती हैं आपके सब्जेक्ट से। जबकि आपकी मॉडल जो है वो प्रभावित नहीं होती आपके सब्जेक्ट से, मॉडल जो है वो आपके सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती हैं। परंतु जब हम बात करते हैं मेन वर्ब्स की, आपका दूसरा बिंदु आता है द वर्ब दैट एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, द वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। उसके अंदर जब आपका दूसरा पॉइंट आता है कि कौन कौन सी प्रभावित होती हैं, तब बात आती है दूसरा मेन वर्ब्स की, तब बात आती है आपकी मेन वर्ब्स की कि जी मेन वर्ब्स प्रभावित होती हैं या नहीं। या मेन वर्ब्स को हम एक नाम और देते हैं प्रिंसिपल, एक नाम और देते हैं प्रिंसिपल वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स, प्रिंसिपल वर्ब्स, ये नाम भी हम इसको दे दिया करते हैं मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। ये वर्ब भी सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं, ये वर्ब भी सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं। परंतु ये वर्ब प्रभावित कब होती हैं कि जी आपका जब टेंस होगा प्रेजेंट, कि आपका जब टेंस होगा प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस जब लिखा जाता है और प्रेजेंट टेंस के अंदर में जब हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं,
प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें आपकी जो मेन वर्ब है वो भी प्रभावित होती है आपके सब्जेक्ट के साथ में। हम बात कर रहे हैं क्रियाएं, वो क्रियाएं जो आपके सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं, वो क्रियाएं जो आपके सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं उसमें हमने पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें हमने पढ़ा ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो प्रभावित होती है सब्जेक्ट से। ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर हमने पढ़ा इज, आर, एम, डू, डज, हैज, हैव, हैड, ये सारी की सारी वर्ब हमने पढ़ी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर जो कि प्रभावित होती हैं अपने सब्जेक्ट से। उसके बाद में आपकी आती है मॉडल, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब का एक रूप है जो कि आपके सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती। दूसरी हम बात कर रहे हैं मेन वर्ब्स की जो कि आपके सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं और उस सब्जेक्ट से प्रभावित होने के लिए उसने नियम दिया, उसने एक बिंदु रख दिया कि जो मेन वर्ब है वो प्रभावित होती हैं आपके सब्जेक्ट से कब, जब आपका टेंस हो कौन सा, प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी आपका टेंस होना चाहिए कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। जी प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो आपकी वर्ब जो है वो प्रभावित होगी सब्जेक्ट से, तो आपकी वर्ब जो है वो प्रभावित होगी सब्जेक्ट से, अन्यथा वो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती। सब्जेक्ट से प्रभावित होने वाली और सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं दो प्रकार की वर्ब, एक होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, एक होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी होती है आपकी मेन वर्ब्स, दूसरी होती हैं आपकी मेन वर्ब्स। इस ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में बांट देते हैं, एक आपकी प्राइमरी आती है और दूसरी आपकी आती है मॉडल, दूसरी आती है आपकी मॉडल। मॉडल सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होती, मॉडल प्रभावित नहीं होती है सब्जेक्ट से, जबकि आपकी प्राइमरी वर्ब प्रभावित होती हैं। उसी प्रकार मेन वर्ब आपके सब्जेक्ट से प्रभावित होती हैं जब आपका सब्जेक्ट आपका टेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, तभी वो प्रभावित करेंगी किससे, आपके सब्जेक्ट के साथ में, तब वो प्रभावित करेंगी आपके सब्जेक्ट के साथ में। कि हम जब टेंस पढ़ते हैं, हम जब वाक्य पढ़ते हैं उसमें दो चीजें हुआ करती हैं आपकी, एक नाउन हुआ करता है, एक वर्ब हुआ करती है। हम जब किसी वाक्य में पढ़ते हैं तो हमें उस वाक्य में आपको एक शब्द मिलता है नाउन, एक आपको मिलती है वर्ब। जब टेंस पढ़ते हैं, टेंस के अंदर आपको एक नाउन पढ़ने को मिलता है, एक आपको वर्ब पढ़ने को मिलती है, एक आपको नाउन पढ़ना पड़ता है, एक आपको वर्ब पढ़नी पड़ती है। तो ध्यान दें इस बात के ऊपर, ध्यान दें इस बात के ऊपर कि जब आपकी वर्ब सिंगुलर होती है, यहाँ नाउन सिंगुलर होता है, ये हम सभी को पता है कि जी नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होती है, परंतु नाउन सिंगुलर कब होता है, वर्ब सिंगुलर कब होती है। तो हम प्राय देखते हैं कि जब नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब प्लूरल होती है, जब नाउन सिंगुलर होता है तो आपकी वर्ब प्लूरल होती है, वर्ब जब प्लूरल होती है तो आपका नाउन सिंगुलर होता है। या हम ये कहें कि जब हम नाउन के साथ में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल, तो वो बन जाता है प्लूरल। जबकि जब हम वर्ब के साथ में एस या ई एस जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है सिंगुलर, तो वो बन जाती है सिंगुलर। जबकि हम वर्ब से जब हम एस या ई एस को हटा देते हैं तो वर्ब माइनस कर दें, हटा दें एस या ई एस को, तो वर्ब बन जाती है प्लूरल, तो वर्ब बन जाती है प्लूरल। और जब नाउन से हम एस या ई एस हटा देते हैं तो वो बन जाता है सिंगुलर, तो वो बन जाता है सिंगुलर। यानी नाउन के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करें तो वो तो बनता है प्लूरल, और अगर वर्ब के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करें तो वो बन जाती है सिंगुलर। यानी नाउन और वर्ब जो है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। नाउन के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करें प्लूरल बनेगा, और जब वर्ब के साथ में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो वो बनती है सिंगुलर। और जब वर्ब से आप एस या ई एस का प्रयोग हटा देंगे तो वो बन जाएगी प्लूरल, और जब आप नाउन से एस या ई एस का प्रयोग हटा देंगे तो वो बन जाएगा सिंगुलर, वो बन जाएगा सिंगुलर। कि यदि किसी वाक्य के अंदर हम प्राय देखते हैं कि उस वाक्य के अंदर प्राय हम देखते हैं कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट आई है,
यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट आई है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन जो है या ये आई सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन होता है। और ये हमेशा अपने साथ में वर्ब जो है वो भी किसकी रखता है, यदि बात की जाए बी की, यदि बात की जाए बी वर्ग की, क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि जो वर्ब्स होती हैं वो वर्ब्स, उस वर्ब्स को हमने एक भाग में बांटा था जिसको हमने ऑक्सिलरीज नाम दिया था, एक नाम दिया था हमने ऑक्सिलरी। तो उस ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत हमने एक वर्ब का टाइप पढ़ा था जिसमें हमने शब्द पढ़ा था एक बी, और ये जो बी था उसको हमने 3 भागों में बांट दिया था या 3 प्रकार से बांट दिया था, इज, आर, एम, ठीक है। इसी प्रकार से हमने एक नाम और दे दिया था उसका वाज, वर। इस प्रकार के हमने ये इसको रूप दिए थे। तो यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट आपका आई है, यदि किसी वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और उस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो ये आई जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं अपने कि यदि बी का प्रयोग किया जाए, यानी बी की किसी सिंगुलर, बी की जो फॉर्म है, बी की फॉर्म इज, आर, एम, वाज, वर, पास्ट की बात करें तो वाज, वर, प्रेजेंट की बात करें तो इज, आर, एम। अब बी का अगर अपने प्रयोग करेंगे तो इस बी का प्रयोग करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि आई जो सिंगुलर है तो ये हमेशा जब बी की फॉर्मों को लेगा तो ये सिंगुलर फॉर्म को लेगा। किसको लेगा? सिंगुलर फॉर्म को। और सिंगुलर फॉर्म का मतलब है कि इज, आर, एम की जब बात करते हैं तो उसमें सिंगुलर माना जाता है एम को, वाजवर की जब बात की जाती है तो उसमें सिंगुलर माना जाता है वाज को। तो आई सब्जेक्ट जो है वो हमेशा अपने साथ में बी की फॉर्मों के अंदर वाज या एम का प्रयोग लेता है। और हमेशा आई जो होता है वो हमेशा, ये एक्सेप्शन है कि आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाज की बात करें तो वाज तो सिंगुलर है, परंतु एम की बात करते हैं, इज की बात करते हैं, आर की बात करते हैं तो आर तो ये माना जाता है कि आर बहुवचन के साथ में आता है, इज माना जाता है कि जो होता है वो एक वचन के साथ में आता है। परंतु एम जो है वो हमें कभी ऐसे कहीं देखने को नहीं मिला कि जी एम है, ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। परंतु एक शब्द है एम, इसको बी की फॉर्म माना जाता है और एम जो है वो हमेशा किसके साथ में प्रयुक्त किया जाता है, आई के साथ में प्रयुक्त किया जाता है और इसको भी किस रूप में माना जाता है, सिंगुलर के रूप में माना जाता है। तो आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और ये हमेशा अपने साथ में वर्ब रखता है सिंगुलर। और सिंगुलर की बात जब की जाती है तो जब बी की बात की जाती है, बी सिंगुलर होता है इज, वाज और एम। बी के हिसाब से सिंगुलर होता है इज, वाज और एम। और जब आई के साथ में हम इसका प्रयोग करेंगे तो आई अपने साथ में प्रेजेंट में से एम लेगा और पास्ट में से वाज का प्रयोग अपने साथ में लेता है। अभी इस बात को अगर अपने एक एग्जांपल के द्वारा समझें तो देखिए, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई वाज टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई वाज टीचिंग। देखिए वाज सिंगुलर, एम सिंगुलर, आई सिंगुलर, आई सिंगुलर, यानी सिंगुलर वर्ब टेक्स सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब टेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब टेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट। अब बात करें अपने कि जो आई है उसकी बात की कि आपने जी बी की बात की, हमने बी की बात की कि बी की फॉर्मों के अंदर तो आपने सिंगुलर लगा दिया। बी की बात करते हैं तो बी तो सिंगुलर लेता है, परंतु बात करें कि डू की बात करें अपने, बी की फॉर्मों के अंदर हमने इज, आर, एम वगैरह का प्रयोग कर लिया, उसी के साथ में हम कुछ और करें हैं, जैसे अपने डू की बात करते हैं, हैव की बात करते हैं या मेन वर्ब्स की बात जब अपने करते हैं तो मेन वर्ब्स के अंदर देखो एक रूल और लागू होता है जो कि हमने प्रेजेंट सिंपल के अंदर पढ़ा, हमने एक टेंसों के अंदर पढ़ा, एक चीज पढ़ी हमने कि जी सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, परंतु वो अपने साथ में हमेशा वर्ब लेता है, कैसी, प्लूरल वर्ब लेता है। कैसे लेता है, देखिए इसी का हम जब डू की बात करते हैं, हम जब हैव की बात करते हैं तो हम बहुत जगह लिखा हुआ देखते हैं आई डू नॉट, आई
हैव नोट, आई टीच, आई टीच, आई डू नोट, आई हैव नोट, आई टीच। देखिए ये टीच, ये हैव, ये डू, डू हमेशा लिया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, परंतु आई यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, परंतु फिर भी डू की जो वर्ब्स हैं वो सारी की सारी डू हैं, डज हैं, डिड है, ये तीनों इसकी फॉर्म में है। तो डू जो है वो प्लूरल वर्ब मानी जाती है और आई के साथ में आएगी। आई सब्जेक्ट सिंगुलर है, परंतु ये डू की जब फॉर्म लेगा तो ये प्लूरल लेगा। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, परंतु ये हैव या हैज की जब फॉर्म में लेगा तो वो लेगा, क्या लेगा, हैव लेगा। उसी प्रकार आई टीच, हमने एक चीज पढ़ी कि जब वर्ब सिंगुलर होती है तो सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है। नाउन कोई भी है जब वो प्लूरल होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है, वर्ब जब सिंगुलर होती है तो नाउन प्लूरल हो जाता है। यहाँ ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और ये आपकी वर्ब प्लूरल, यानी आई के साथ में ये अपवाद है कि आई जब सिंगुलर होता है तो वो प्लूरल की वर्ब लेता है। तो मेन वर्ब की जब बात करें, अपने मेन वर्ब्स की जब बात करते हैं अपने, जैसे ये टीच, और जब अपने डू और हैव की जब बात करते हैं तो ये हैव और ये डू, तो ये आई सब्जेक्ट जो होता है ये प्लूरल वर्ब लेता है, जबकि हमने जब बी की बात की तो वो सब्जेक्ट लेता है कौन सा, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब लेता है। हाँ, अब ये बात आ जाती है कि मेन वर्ब्स जो हैं वो हमेशा जब सिंगुलर होती हैं तो उनका नाउन जो है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल जब नाउन होता है तो उसकी जो वर्ब है वो सिंगुलर मानी जाती है। अब देखिए ये था इसका प्रथम रूल, ये था इसका प्रथम रूल। जब हम इसकी दूसरे रूल की बात करते हैं, हम जब इसके दूसरे रूल की बात करते हैं, हम जब इसके दूसरे नियम की बात करते हैं, अपवाद की बात करते हैं, तो उसके अंदर आता है दूसरा इसका रूल आता है अपवाद के अंदर जब हम बात करते हैं आई के साथ में प्रेजेंट टेंस के साथ में, आई सब्जेक्ट की बात चल रही है और आई सब्जेक्ट के अंदर जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, दूसरा रूल है इसका, दूसरे रूल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि जब आई की बात करते हैं और प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, आई की जब बात करते हैं, प्रेजेंट टेंस की जब बात करते हैं और बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टेड, और जब बात करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की, और जब बात करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की, आई की जब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और प्रेजेंट टेंस में भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर भी किसकी, बी प्लस नोट, बी प्लस नोट। आई प्रेजेंट टेंस में आई के साथ में, आई सब्जेक्ट जब हो, प्रेजेंट टेंस हो और बी प्लस नोट का प्रयोग करना हो, और वो भी किस रूप में आपको प्रयोग करना हो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर प्रयोग करना हो, या अपने प्राय ये देखते हैं कि अपने इस चीज को एक नाम से और देख लिया करते हैं, टैग क्वेश्चन, हम नाम इसको दे देते हैं टैग क्वेश्चन की। प्राय हम जब टैग क्वेश्चन पढ़ा करते हैं तो किसी सब्जेक्ट के टैग क्वेश्चन की एक खास बात होती है कि जब अपने यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है, उसके एंड में उसका क्वेश्चन बनाया जाता है, प्रश्न बनाया जाता है उसका, तब हम ये देखते हैं कि आई के साथ में हम प्रयोग करते हैं एम का, परंतु यहाँ इसका जब टैग क्वेश्चन बनाया जाता है तो यहाँ लिखा होता है आरंट आई, आरंट आई, ये चीज लिखी होती है। जब हम इसकी टैग क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये चीज लिखी होती है। इसी चीज को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, यानी हम जब उसका बी प्लस नोट का प्रयोग करेंगे आई के साथ में प्रेजेंट टेंस के अंदर और कौन सी रूप में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर, तो उसमें हम इस चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, इस चीज का प्रयोग, इस चीज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ये चीज जो होती है वो गलत मानी जाती है, ये चीज जो है वो गलत मानी जाती है, इसका प्रयोग हमें नहीं करेंगे। देखें, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, हम दूसरे रूल की बात करें, अपने दूसरे रूल के अंदर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं हमने, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इस एम का जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज किया जाएगा, टैग क्वेश्चन का जब प्रयोग किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का जब प्रयोग किया जाएगा, टैग क्वेश्चन का जब प्रयोग किया जाएगा, तो उस टैग क्वेश्चन के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर जब अपने बी का प्रयोग करेंगे, तो बी का प्रयोग करते टाइम हम बी प्लस नोट का जब प्रयोग करेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो अब मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से या जिसने बहुत कम पढ़ा है उसके हिसाब से मैंने आपको कहा कि इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाइए, तो आपका सामान्य जवाब होगा एम
नोट आई क्वेश्चन मार्क। आपका जवाब होगा M नोट आई क्वेश्चन मार्क। जबकि हमारा नियम ये कहता है कि जब आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो आप आई के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ M नोट नहीं करेंगे। ये M नोट बिल्कुल गलत है। M नोट का बिल्कुल प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा। यहाँ आपका सही प्रयोग रहेगा आरंट आई और क्वेश्चन मार्क। जब आप इस प्रकार का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार के प्रयोग को बिल्कुल सही माना जाएगा, अन्यथा वो बिल्कुल गलत माना जाता है, अन्यथा वो बिल्कुल गलत माना जाता है। अब एक चीज ध्यान रखें, ये था हमारा दूसरा रूल जिसमें हमने कंट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग किया। अगर हम जो पहले आपको बताया अगर उस हिसाब से हम बात करते हैं तो वो गलत माना जाता है। अब देखिए अब क्या होता है, हमने दो रूल पढ़े, आई के दो रूल पढ़ लिए। पहले रूल के अंदर हम आई के साथ में अगर बी की फॉर्म में है तो वो सिंगुलर लगेंगी, और यदि डू या हैव की फॉर्म में है तो वो उसके साथ में प्लूरल रूप में प्रयोग होगी, या मेन रूप में अगर आई के साथ में आप किसी वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो भी प्लूरल में प्रयोग होती है। जबकि हम रूल पढ़ रहे हैं कि जी हमने दो ही रूल पढ़े। दो रूल के अंदर हमने पढ़ा, जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू किया तो उसमें हमने दो चीज पढ़े कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एक्स प्लूरल वर्ब। परंतु ये अपवाद हैं। अब इन्हीं अपवाद के अंतर्गत जब हम तीसरा रूल पढ़ते हैं, 3 नंबर रूल जो अपने पढ़ते हैं, उस 3 नंबर रूल के अंदर जब अपने प्रयोग करते हैं, इस रूल को लगाने की कोशिश करते हैं, तो इस रूल का मतलब ये होगा, तीसरा रूल जो होता है अपना वो होता है अनफुलफिल्ड डिजायर, या अपने इसको कहें, कई बार इसको कह देते हैं अपने विश, अनफुलफिल्ड विश डिजायर, कई बार इसको कह देते हैं अपने कंडीशन, ठीक है, कई बार अपने इसको कंडीशन कह देते हैं। और इनको बनाने के लिए या इनको बताने के लिए देखिए, जब अनफुलफिल्ड ऐसी इच्छा जो कि पूरी नहीं हुई है, आपकी कोई इच्छा थी वो भी पूरी नहीं हुई, आपकी कोई इच्छा थी कि मैं ऐसा होता या ऐसा होता तो मैं ये कर देता, ये आपकी ऐसी डिजायर, आपकी ऐसी इच्छा, अनफुलफिल्ड डिजायर का मतलब कि जो पूरी नहीं हो पाई, ऐसी डिजायर जो आपकी पूरी नहीं हो पाई, आप उसको पूरा करना चाहते थे, पूरी नहीं हुई, वो डिजायर, वो विश, वो शर्त। इस प्रकार के वाक्यों को जो बताया जाता है, तो इस प्रकार के वाक्यों को बताया जाता है किसके द्वारा? इफ के द्वारा। किसके द्वारा? एज इफ के द्वारा। किसके द्वारा? दो के द्वारा, है ना। इस प्रकार के वाक्य जो है, इस प्रकार के वाक्यों को इनके द्वारा इफ ओनली, है ना, इफ ओनली, है ना, इफ ओनली, सपोज, ऐसे शब्दों के द्वारा इस प्रकार के वाक्यों को बताया जाता है। आई विश, है ना, ही विश, यू विश। अब जब अनफुलफिल्ड डिजायर या विश कंडीशन को बताने के लिए आप प्राय प्रयोग किसका करते हैं? एज का, एज इफ, दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, ही विश, यू विश। इस प्रकार के सब्जेक्ट का, इस प्रकार के आप सिंगुलर सब्जेक्ट का, प्लूरल सब्जेक्ट का, किसी का भी प्रयोग किया करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तब एक चीज ध्यान रखनी होती है कि इन शब्दों के साथ में आप किसी भी नंबर के सब्जेक्ट का प्रयोग करें, आप किसी भी पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग करें, आप किसी भी नंबर के सब्जेक्ट को यूज करें, आप किसी भी पर्सन के सब्जेक्ट को यूज करें, परंतु इनके साथ में हमेशा बी की, इनके साथ में हमेशा बी की, बी जो कि हमारी ऑक्सिलरी वर्ब का एक पार्ट है, बी की फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी का? वर का, बी की वर्ब फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि एक प्लूरल वर्ब है, परंतु आप जब इन शब्दों के साथ में किसी भी कंडीशन में इस कंडीशन को जब बताया जाएगा जो कि अनफुलफिल्ड है, विश है, डिजायर है, कंडीशन है, और उसके साथ में आप इफ, एज इफ, दो, इफ ओनली, सपोज, है ना, आई विश, ही विश, यू विश, किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु जब ये सब शब्द इसके साथ में जुड़ जाएंगे तब आप इसके साथ में किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट का प्रयोग करें, हमेशा जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। आप हमेशा वर का प्रयोग करेंगे, आप हमेशा वर का ही यूज करेंगे। उसके साथ में चाहे सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का है, आप
किसी अन्य वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी जैसे इसको एक एग्जांपल से समझे अपने, देखें, इसको अभी अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे इफ आई, मैं यहां इसको फिल इन द ब्लैंक छोड़ देता हूं। ए बर्ड, इफ आई ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई। आपके सामने एक सेंटेंस है, आपके सामने एक वाक्य दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है इफ आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखिए ये वुड जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सीधी सी बात है, पास्ट फॉर्म है, विल की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए इस वाक्य के अंदर यहाँ इसने खाली स्थान दिया हुआ है, एक रिक्त स्थान दिया हुआ है, एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है जो आपको पूरा करना है। और अब देखिए जब इस वाक्य को अपने पढ़ते हैं तो इस वाक्य के स्टार्ट के अंदर आया इफ, इस वाक्य में स्टार्ट में आया इफ, और ये जब वाक्य अपने पढ़ते हैं तो इस वाक्य में अपने को ऐसे लगता है कि आई वुड फ्लाई इन द स्काई ए बर्ड। इसको पढ़ने से सेंस ये आता है कि यदि मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, यानी ये आपकी डिजायर, आप पक्षी होते। अब सपोज करो एक मानव है, एक मनुष्य है, वो कभी पक्षी नहीं बन सकता, वो कभी एक पक्षी नहीं बन सकता, परंतु मेरी एक इच्छा थी कि मैं प्रधानमंत्री होता। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं परंतु मैं प्रधानमंत्री होता। अब प्रधानमंत्री होता, मेरी एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो सकती। हाँ कभी वो पूरी हो सकती है परंतु आज के टाइम, इस टाइम मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती। अब देखिए मेरा सब्जेक्ट है आई, मेरा सब्जेक्ट है आई, परंतु मैंने अभी अभी पढ़ा कि मैं आई के साथ में जब बी की फॉर्म का यूज करूंगा तो मैं या तो लगाऊंगा वाज या लगाऊंगा मैं एम, परंतु यहां मेरा जो वाक्य है वो वाक्य पास्ट टेंस में है। यहाँ इसमें अभी मैं घुसूंगा नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, मुझे कुछ नहीं पता, परंतु मुझे ये पता है कि मेरी अनफुलफिल्ड डिजायर है और इसके लिए मैं चाहे किसी भी प्रकार के कर्ता का मैं यहाँ यूज करूं, मुझे हमेशा यहाँ वर्ब यूज करनी है। कौन सी? वर्ब। तो ये एक अपवाद है कि आप आई के साथ में भी किसका प्रयोग कर रहे हैं? वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ से आपको ये डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और ये मान लेता हूँ कि मुझे यहाँ आई नहीं रखना है, मुझे यहाँ ही रखना है, मुझे यहाँ ही रखना है। तो मुझे पता है कि ही जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो मुझे यहाँ इसके हिसाब से इज लगाना चाहिए, मुझे यहाँ इसके हिसाब से इज लगाना चाहिए, परंतु फिर भी मैं यहाँ इज नहीं लगाऊंगा, मुझे हमेशा यहाँ क्या लगाना होगा? ही के साथ में मुझे वाज लगाना होगा या ही के साथ में मुझे इज लगाना होगा, परंतु फिर भी मैं वाज न लेकर मैं यहाँ क्या लूंगा? वर लूंगा, क्योंकि ये है कि मुझे इफ के साथ में यदि अनफुलफिल्ड डिजायर अगर प्रस्तुत करनी है तो मुझे हमेशा किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में किसका योग करना होगा? वर्ब का प्रयोग करना होगा। तो ये था आपका रूल नंबर 4, ये था आपका रूल नंबर 4। अब देखिए इसी रूल नंबर 4 के अंतर्गत जब अपने देखते हैं तो रूल नंबर 4 के अंतर्गत एक चीज और आ जाती है कि यदि वो चीज जो है वो वर्तमान स्थिति के अंदर है, यदि वही चीज कहाँ है? वर्तमान स्थिति के अंदर है। बात वही है, इस चीज को अगर अपने कहें कि वर्तमान स्थिति के अंदर इस चीज को पढ़ें तो अपने ये नियम जो है वो लागू नहीं होगा। जैसे इफ ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड, देखिए ये चीज जो है ये वर्तमान में है, इसलिए इसने अपने साथ में वर्ब जो है वो भी सिंगुलर के लिए, इसलिए इसने वर्ब भी अपने साथ में सिंगुलर के लिए, परंतु यही चीज यदि अनफुलफिल्ड डिजायर की है तो वो ऐसा नहीं लेगा, वो हमेशा अपने साथ में वर्ब का प्रयोग लेगा। अब बात करते हैं अपने रूल नंबर 4 की। इसका जो रूल नंबर 4 है बहुत ही आसान सा रूल है, बहुत ही बिल्कुल इजी सा रूल है। आपने हर कहीं जगह पढ़ा है यू, आपने हर कहीं पढ़ा है यू। देखिए यू जो होता है वो सिंगुलर में भी प्रयोग होता है, वो प्लूरल में भी प्रयोग होता है। यू जो है वो सिंगुलर में भी यूज होता है और यू सिंगुलर प्लूरल में भी प्रयोग होता है, परंतु यू जो है वो हमेशा वर्ब लेता है कैसी? प्लूरल, वो हमेशा वर्ब लेता है प्लूरल। जैसे यू की बात करें तो यू मैं आपके लिए कह दूं तुम, और मैं बहुत सारे लोग खड़े हैं उनके लिए भी मैं कह दूं यू, तुम सब या तुम, फिर भी यू जो होता है वो सिंगुलर वर्ब ने लेकर वाक्य के अंदर हमेशा वर्ब लेता है प्लूरल। जैसे यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग। अब देखिए टीच करवाने वाला व्यक्ति एक ही हो सकता है, वो एक टाइम में एक ही व्यक्ति टीच करवा रहा है, परंतु फिर भी हमने यू के साथ में प्रयोग कर दिया, यू आर का प्रयोग कर दिया। उसी प्रकार यू हैव टॉट, है ना, यू हैव डन,
ठीक है, बहुवचन सब्जेक्ट है परंतु एक वचन सब्जेक्ट भी है, बहुवचन सब्जेक्ट भी है, फिर भी अपने साथ में वर्ब ले रहा है प्लूरल। तो ये एक एक्सेप्शन है कि ये जो होता है वो बहुवचन होता है परंतु अपने साथ में वर्ब जो है वो हमेशा किसकी लेता है, प्लूरल की लेता है। उसी प्रकार अपने भाई बात कर रहे थे आई की, आई जो होता है वो एक वचन होता है परंतु अपने साथ में वर्ब लेता है वो बहुवचन की, अपने साथ में वर्ब लेता है वो बहुवचन की, अपने साथ में वर्ब लेता है वो एक वचन की। यानी आई के साथ में लगभग दोनों नियम काम करते हैं। जब ये मेन वर्ब में या डू या हैव की वर्ब लेता है तो वो बहुवचन की लेता है, परंतु जब वो बी की वर्ब लेता है तो वो एक वचन के रूप में लेता है। तो ये था आपका एक्सेप्शन के अंदर रूल नंबर 4। अब बात करते हैं अपने रूल नंबर 5 की। ये आसान सा नियम था, इसमें ज्यादा एग्जाम्पल की और वगैरह की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान सा नियम है। अब अपने बात करते हैं रूल नंबर 5 की, जो कि बहुत ही आसान सा रूल है। हम बात करते हैं रूल नंबर 5 की, तो उसमें एक शब्द आता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव और ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छार्थक। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छार्थक। जब अपने बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की, इच्छार्थ सेंटेंसेस की, यानी जो वाक्य इच्छार्थक है, इच्छा सूचक जो भी बात की जाती है, इच्छा के बारे में जब भी बात की जाती है तो इच्छा के लिए अपने जब सब्जेक्ट का यूज करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा अपने साथ में ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ में एनी सब्जेक्ट, ऑप्टेटिव के अंदर कोई भी प्रकार का सब्जेक्ट हो वो हमेशा वर्ब लेता है। ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब, ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस जो भी होते हैं वो किसी भी प्रकार के सब्जेक्ट हों, उनके अंदर किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, वो हमेशा जो अपने साथ में वर्ब लेंगे वो कैसे लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे एक सेंटेंस के द्वारा आपने इसको समझें, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखिए गॉड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, गॉड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, परंतु इसने अपने साथ में वर्ब जो है वो कैसी ले रखी है, प्लूरल की ले रखी है। हमें पता है कि जब अपने नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब प्लूरल होती है, नाउन प्लूरल होता है तो वर्ब सिंगुलर होती है। परंतु देखिए यहाँ जो है आपका नाउन जो है यानी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और वर्ब जो है वो आपकी कैसी है, प्लूरल है। तो देखिए इसमें अगर हम ऐसे कर देते तो ये वर्ब हो जाती सिंगुलर और सब्जेक्टिव क्या हो जाता आपका, सिंगुलर। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो भी है, इच्छार्थक वाक्य जो भी होते हैं, इच्छार्थक वाक्य जो भी हैं, उन सभी के साथ में हमेशा वर्ब जो है वो प्लूरल का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज और समाहित रहती है, में। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके अंदर में जो होती है वो सम्मिलित रहती है, और में जो होती है उस में की वजह से ये सब्जेक्ट जो होता है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, ये हमेशा वर्ब कैसे लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। इसी वजह से इस में के इसके अंदर आने की वजह से ये कहीं ना कहीं में जो है इसके अंदर छिपा हुआ है। जैसे इसको अपने समझने की कोशिश करें, भाई मैंने लिखा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, यहाँ वर्ब जो है वो प्लूरल है, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, परंतु अगर इसी बात को अपने देखें कि मैं इसके अंदर कैसे सम्मिलित है, तो प्राय अपने ये देखा करते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू। देखिए हम किसी इच्छा को बताने के लिए, किसी की भलाई चाहने के लिए, किसी को चाहत दिखाने के लिए अपने इस प्रयोग शब्द का प्रयोग करते हैं में। तो देखिए में जो होता है इस वाक्य में हमने लिखा नहीं, परंतु में शब्द जो है वो इसके अंदर ऑलरेडी सम्मिलित है, इसलिए वर्ब जो होती है वो प्लूरल, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे जो भी होंगे वो अपने साथ में वर्ब रखेंगे हमेशा कैसी, प्लूरल। तो आज जो अपना टॉपिक था मुझे लगता है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने अपनी सब्जेक्ट और वर्ब की एग्रीमेंट की जो बात की थी उसमें हमने आज नियम ना पढ़कर हमने वो चीजें पढ़ी जो कि हमें नियमों के इत्र पढ़ने हैं, जो कि एक्सेप्शन के अंदर आते हैं। मुझे लगता है आपको क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोग जो हमें देख रहे हैं उसी प्रकार जो लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वो भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा आनंद उठा सकें और एक आसान सी भाषा के अंदर अंग्रेजी का प्रयोग जो है वो सीख सकें।